आचार्य जी, आज का टॉपिक है सिंगल वुमन यानी अविवाहित महिलाएं। तो कई सारे सवाल आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, लेकिन उन सब में से सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि किसी भी महिला के जीवन में एक पुरुष की कितनी अहमियत है। अगर एक वरीयता क्रम लें, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो एक महिला के जीवन में पुरुष को बहुत सारी अन्य चीज़ों के बाद आना चाहिए। तो पुरुष की अहमियत बहुत सारी दूसरी चीज़ों से कम होनी चाहिए। जीवन को जानना बहुत बड़ी बात है। कोई भी पुरुष उसके सामने छोटी चीज़ है। ज्ञान, साहस, कौशल, अनुभव, ये सब बड़ी बातें हैं ना। मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में पुरुष कितने हैं और आप कहें 10, और किताबें कितनी पढ़ी हैं आज तक, कहें 5, तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी। तो किताबों की भी, अच्छी किताबों की भी अहमियत एक महिला के जीवन में किसी भी पुरुष से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं कम से कम ऐसी 10-20 चीज़ें आपको गिना सकता हूँ जिनके बाद पुरुष का नंबर लगना चाहिए। अब ये कहना तो ना समझी होगी कि महिला के जीवन में अनिवार्य रूप से किसी पुरुष को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन महिला किसी पुरुष के लिए नहीं बनी है। महिला एक मनुष्य है और उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो किसी पुरुष को अपने जीवन के केंद्र पर ही रख डाले। महिला अगर मनुष्य है तो किसी भी मनुष्य की तरह उसके जीवन के लक्ष्य वही होने चाहिए जो एक मनुष्य को शोभा देते हैं, गरिमा देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक पुरुष के लिए तो ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए और एक महिला के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पुरुष। ये बात ही बड़ी अजीब है ना कि आप तो पुरुष हो, नर हो, लड़के हो, जो भी, आप तो करोगे ऊंचे काम। आप चढ़ जाओ, एवरेस्ट फतह करो, आप राष्ट्रपति बनो, आप वैज्ञानिक बनो, खिलाड़ी बनो, आप ये सारे काम करो। और आप महिला हो, आप लड़की पैदा हुई हो, तो आप जो भी काम करो उन कामों से पहले आप पुरुष को प्राथमिकता दो। तो पुरुष आपके जीवन में पहले आए, उसके बाद और काम होने हो तो हो जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, माँ बाप लड़कियों से बोला करते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, कर लेना जो भी करना चाहती हो। अब लड़कियाँ कुछ अपनी महत्वाकांक्षा दिखाती हैं, कोई बोलती है हमें पढ़ना है, कोई बोलती है हमें नौकरी करनी है, ये सब बातें। तो कहते हैं अच्छा कर लेना जो भी करना है, सब शादी के बाद कर लेना, पति से पूछ के कर लेना। तो माने पति पहले आ जाए, पुरुष पहले आ जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर आनी हो तो आएँ, लेकिन सबसे पहला स्थान पुरुष का ही होना चाहिए। ये बात ना समझिए। अगर पुरुष के जीवन में स्त्री केंद्र में नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए। पुरुष के जीवन का भी जो केंद्र है वो उसका अपना विकास और विस्तार होना चाहिए, और स्त्री के भी जीवन का जो केंद्र है वो भी यही होना चाहिए कि विकास, विस्तार। तो इसीलिए समझने वालों ने जब जो जीवन में सबसे ऊंचा मूल्य हो सकता है, जिसको सत्य बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, जब उसकी बात करी है तो कई बार उसे एक रिश्ते का नाम दिया है, ठीक है। और उस रिश्ते का नाम वही दिया है जो घरेलू रिश्तों के नाम होते हैं। तो उसको बोल दिया उदाहरण के लिए परमपिता। तो परमपिता बोलने से आशय क्या होता है? यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में
पिता का जो स्थान होगा वो होगा, अच्छी बात है, पिता का स्थान हो, ऊंचा स्थान हो, लेकिन उस पिता से ऊंचा स्थान परम पिता का है। तो सत्य को परम पिता बोला गया। आशय यही था कि वो जो आपका घरेलू पिता है उससे ऊपर की जगह रखता है। वो घरेलू जो है उसको तो आप पिता बोल दोगे, जिसने आपके शरीर को जन्म दिया उसको आप सम्मान के साथ पिता बोल दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिससे आपकी चेतना ही है, जिससे आप कह सकते हो साधारण भाषा में कि सारा संसार ही है, वो परम पिता है। ठीक है, तो इसी तरह से समझ लीजिए महिलाओं के लिए कि ठीक है, एक पति है और एक परम पति है, तो परम पति का स्थान तो पति से ऊंचा ही होगा ना। तो मैंने कहा कि वो जो परम पति है उसी के 10-20 नाम लिखे जा सकते हैं, उसके बाद किसी शारीरिक पुरुष का नंबर आना चाहिए। वही जो परम पति है उसके 10-20 नाम कौन से होंगे? मैंने कहा ज्ञान, मैंने कहा करुणा, मैंने कहा सरलता, सहिष्णुता, गहराई, निरहंकारिता हो गया, निर्भीकता हो गया। ये सब उस परम पिता या परम पति के नाम है। तो ये सब पहले आए, इसके बाद आपके जीवन में कोई पुरुष आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। खैर, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, आप पूछिए, मैं पहला ही जवाब बहुत लंबा नहीं करना चाहता। आचार्य जी, जैसे अभी आपने महिलाओं के विषय में बताया कि कैसा होना चाहिए, हाँ, पर कैसा होता है? हाँ, अगर आप समाज में स्पेशली महिलाओं की सोशल पोजीशन देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। जो बात आप कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले अगर हम अविवाहित महिलाओं के बारे में बात करें तो जापान में तो ये कहा जाता था कि जो अविवाहित महिलाएं हैं 25 साल की उम्र के बाद अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उन्हें अनसोल्ड क्रिसमस केक्स की तरह जो है बुलाया जाता था। अच्छा, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है इसलिए। जी। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो जितने केक क्रिसमस पे बने होते हैं सबके सब नहीं बिकते 25 तारीख को, तो कुछ 26, 27, 28 तक चले जाते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से जो लड़कियां 25 की होते होते ब्याह ही नहीं जाती हैं और 26, 27, 28 तक चली जाती हैं, उनको हम कहेंगे कि ये अनबिकी क्रिसमस केक हैं। तो अभी डिस्काउंट पे बिकेंगी, है ना? या शायद बिकेंगी ही नहीं, या शायद बिकेंगी नहीं, ये समाज में फेंकी जाएंगी, परित्यक्त हो जाएंगी। बड़ा शानदार तरीका है ये एक महिला के, एक मनुष्य के पूरे वजूद को देखने का, तारीफ करनी पड़ेगी। इसी में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019-21 का डेटा है कि भारत में 21 साल की उम्र से पहले आज भी 30% महिलाएं जो हैं उनकी शादी कर दी जाती है। दूसरा आंकड़ा बताता है कि 18 साल जो है लीगल एज है मैरिज की, तो आज भी 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें करीबन 23% महिलाएं जो हैं उनकी शादी 18 साल की उम्र से ही पहले कर दी जाती है। और अगर ये आंकड़ा 45 से 49 ईयर्स में देखा जाए, ज़्यादातर माँ की जो एज रहती है, तो उसमें वो आंकड़ा 47% है। तो आप कह रही हैं कि जो 45-50 साल की आजकल की माएँ हैं जवान लोगों की, तो इनके समय में आधी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी। जी। तो जो भी युवा लोग देख रहे होंगे इस बातचीत को, तो वो ये समझेंगे कि उनकी माँ के ज़माने में आधी लड़कियों की शादी 18 से पहले ही कर दी जाती थी। और फिलहाल में ये आंकड़ा आपने कहा 23% है। जी, 23% है। आजकल भी ऐसा हो रहा है कि 4 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि लड़की को माना ही जाता है कि ये सर्वप्रथम विवाह की वस्तु है, तो उसका और वजूद कुछ है ही नहीं। वही जो जापानियों वाली बात थी ना क्रिसमस केक की, उसका और नहीं कोई वजूद है। वो किस लिए पैदा हुई है? वो पैदा ही इसीलिए हुई है कि
कि शादी हो और फिर वो बच्चा पैदा करे, वो पैदा ही इसीलिए हुई है। तो ये पुरुष की दृष्टि है, ये पुरुष की दृष्टि है। मनुष्यता के ही एक वर्ग ने, जिसका नाम है पुरुष, मनुष्यता के ही दूसरे वर्ग को उपभोग की वस्तु की तरह देखा है लगभग पूरे इतिहास में मानवता के। उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि आदमी होता ही हिंसक है, नर नारी दोनों हिंसक होते हैं। तो जब हम दुनिया में जो कुछ है उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपभोग, अपने कंजम्पशन, अपने सुख के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सामने अगर कोई लड़की होगी तो उसका भी तो मैं वही इस्तेमाल करूँगा ना। आपको एक पेड़ दिखता है, आप पेड़ काट डालते हो। हमने पूरे पेड़ काट डाले पृथ्वी के, क्यों? कहते हो कि इसका तो मैं इस्तेमाल करूँगा अपने स्वार्थ के लिए। आपको एक जानवर दिखता है, आप मार डालते हो। हम प्रतिदिन करोड़ों जानवर काटते हैं, क्यों? मैं तो इसका इस्तेमाल करूँगा अपने स्वार्थ के लिए। तो दुनिया की सब प्रजातियों का जब आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आप अपनी ही प्रजाति को कैसे छोड़ दोगे? जब दुनिया की सारी स्पीशीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल मैं अपने स्वार्थ के लिए ही करता हूँ, तो मैं अपनी स्पीशीज़ को भी कैसे छोड़ दूँगा अपने स्वार्थ से? तो अपनी स्पीशीज़ में भी मुझे जो महिलाएं दिखाई दी, मैंने उनका भी यही कहा कि इनका भी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि विपरीत लिंगी का ही, माने जो अपोजिट जेंडर है उसका ही स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होता है। पुरुषों का भी तो शोषण करते हैं ना, एक्सप्लॉइटेशन। तो पुरुषों ने पुरुषों का भी करा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब गोरे पुरुष ने काले पुरुष का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करा क्या? दास प्रथा और क्या थी अमेरिका में, ठीक है। तो एक समझ लीजिए एक क्लास की तरह महिलाओं का जो शोषण है वो होता आया है, और इसमें कोई किसी विचारधारा की बात नहीं है। आप थोड़ा सा भी निष्पक्ष होकर अगर मनुष्य के इतिहास को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी कि हाँ, ये बात तो सही है कि इंसान पैदा ही स्वार्थी होता है। बिल्कुल आध्यात्मिक बात है ये। इंसान पैदा ही स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करता है, किसी का भी शोषण करता है। तो लड़की दिखाई दी, 18 की हो रही है, ठीक है, जल्दी से इसको ले चलो। पहले तो इससे शारीरिक सुख मिलेगा, फिर इससे जितने तरीके के काम वगैरह कराए जा सकते हो कराए जाएंगे। वो एक फ्री लेबर भी तो होती है, तो उससे शारीरिक श्रम भी लिया जाएगा, शारीरिक सुख भी लिया जाएगा, और फिर एक उसके पास क्षमता होती है जो उसी के पास होती है संतान उत्पत्ति की, तो फिर उससे संतान सुख लिया जाएगा। तो उससे क्या लिया जाता है? उससे शरीर का सुख ले लो, माने संभोग सुख ले लो, श्रम सुख ले लो, फिर संतान सुख ले लो। और संतान में भी भले ही वो स्त्री है, लेकिन उससे पुरुष को पैदा होना चाहिए। तो स्त्री से उम्मीद ये होती है कि लड़का पैदा करेगी। तो ये सब होता रहा है, और देखिए आपको इसमें कोई बहुत चौंकने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ही ऐसे, है ना। आपको पता है ना, हम प्रतिदिन कितनी प्रजातियों को विलुप्त करते जा रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों प्रजातियां जीवों की पूरी प्रजाति हम प्रतिदिन ख़त्म कर रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं, तो फिर हम अपनी ही महिलाओं को कैसे छोड़ देंगे? आपने देखा है लोग किस तरीके से जानवरों की हत्या करते हैं, सिर्फ उनका मांस, उसका स्वाद लेने के लिए। तो फिर हमारे सामने एक स्त्री है, वो महिला है, हम उसको भी तो मांस की तरह ही देखते हैं ना। उसके पूरे शरीर में उसके मांस पर ही नज़र जाती है, और उस मांस से जो सुख मिलता है वो पुरुष लूटना चाहता है। ये चलता रहा है यही सब। जब एक पेड़ की आप बात करते हैं या फिर एक जानवर की भी बात करते हैं, क्योंकि अब वो पूरा का पूरा सिस्टम ही उस तरीके से बन गया है कि वो उस चीज़ को अपोज नहीं कर पाते, या एक पेड़ भी जब कटता है तो उसको वो अपोज नहीं कर पाता। पर महिला एक जीती जागती चेतना है, वो उस चीज़ को अपोज कर सकती है, लेकिन उसको वो चीज़ें उस तरीके से दिखती ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है। उसको वो जो चीज़ है उसके पास जब आती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की तरह आती है। बिल्कुल सही बोला कि पेड़ कभी साझीदार नहीं बनेगा अपनी कटाई में। पेड़ नहीं कहेगा कि हाँ मुझे काटो, मेरे काटने में, मेरे कट जाने में कुछ मेरे लिए सुख या लाभ है। जानवर भी कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ हाँ मैं प्रस्तुत हूँ, मैं स्वेच्छा से प्रस्तुत हूँ, आओ मुझे काट दो। पर
इंसान ऐसा है कि उसकी कंडीशनिंग करी जा सकती है, उसके दिमाग को संस्कारित किया जा सकता है, उसके दिमाग में धारणाएं, प्रथाएं, संस्कार ये सब भरे जा सकते हैं। और फिर ये बिल्कुल हो सकता है कि इंसान स्वयं ही खड़ा हो जाए कि हाँ आओ मुझे काट दो, ये बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो वो था ना कि भेड़ें भाग जाया करती थीं, भेड़ें भाग जाया करती थीं, तो मालिक परेशान था कि भेड़ें भाग जाया करती हैं। तो उसने सब भेड़ों को जा कर के पट्टी पढ़ा दी कि तुम भेड़ तो हो ही नहीं, तुम तो शेर हो। पहले भेड़ें भागा करती थी क्योंकि उन्हें दिखता था कि मालिक आता है, रोज़ एक भेड़ काट देता है, तो साफ बात देख पाती थी, जो चीज़ जैसी है जस का तस देखती थी, तो भागती थी बेचारी अपनी जान बचाने को। तो मालिक ने आकर के फिर उन पे जादू किया, उनके दिमाग को संस्कारित किया और बोला अरे भेड़ नहीं हो, सिंघनी हो तुम, और तुम तो पूजा योग्य हो, हम तो तुम्हारी पूजा करते हैं, हम तुम्हें काटते थोड़ी हैं, तुम तो सिंघनी हो। और भेड़ें भी फूल गई, बिल्कुल बढ़िया बात, हम तो सिंघनी है, हमें काटना थोड़ी है। तो भेड़ें काहे को भागे। इतना ही नहीं, किसी भेड़ पर जादू न चला हो और वो भागने की कोशिश करे तो बाकी भेड़ें उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आए, वो वापस ना आए तो जाके मालिक को खबर करें कि वो एक भाग रही है, पकड़ो उसको। वो अभी अपने आप को भेड़ी समझती है, उसको पता ही नहीं वो सिंघनी है। और मालिक रोज़ आए, आवाज़ दे, आओ आज कौन सी सिंघनी आएगी, हम उसको भीतर ले आके उसकी पूजा करेंगे। और कोई भेड़ एकदम शान के साथ, ताव के साथ, गौरव में अंदर को जाए कि मैं सिंघनी हूँ, भीतर जा रही हूँ अपनी पूजा कराने, और भीतर उसकी पूजा हो जाए। वापस जब वो आए नहीं तो बाकी जो शेरनियाँ थीं वो मालिक से पूछें कि वो अभी अभी जो पूजनीय सिंघनी भीतर गई थी वो वापस क्यों नहीं आई। बोले अरे तो सिंघनी है, देवी है, तो भीतर गई थी, हमने उसकी बड़ी पूजा वगैरह करी, तो फिर वो अंतर्ध्यान हो गई, वो अपने देवलोक को चली गई। समझ में आ रही है बात। ये काम आप जानवरों के साथ नहीं कर सकते। भेड़ें ऐसी नहीं होती हैं, कहानी में भेड़ ऐसी थी कि पागल बना दी गई, नहीं तो असली की भेड़ इतनी पागल नहीं होती है। तो ये काम ना तो आप पेड़ के साथ कर सकते हो, न ये काम आप किसी कुत्ते के साथ कर सकते हो, ना खरगोश के साथ कर सकते हो, ना मुर्गे के साथ कर सकते हो। कहीं सड़क किनारे कटते हुए किसी मुर्गे को देखना, वो कितना छटपटाता है, कितना अपना पंख फड़फड़ाता है अपनी प्राण रक्षा के लिए। लेकिन मनुष्य के साथ ये काम करा जा सकता है कि मनुष्य को ऐसे कन्विंस कर दिया जाए, उसको आश्वस्त कर दिया जाए कि उसकी गुलामी उसी के लाभ में है। तो महिलाओं को विभिन्न देशों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संस्कृतियों में इसी तरीके से संस्कारित किया गया है इतिहास के पूरे विस्तार में, कि उनको खुद ही ये लगने लगा है कि गुलामी का जीवन जीना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, और हम भेड़ थोड़ी हैं, हमें भेड़ की तरह थोड़ी रखा जा रहा है, हमें तो सिंघनी की तरह रखा जा रहा है, हमें काटा थोड़ी जा रहा है, हमारी तो पूजा की जा रही है, और हमारा शोषण थोड़ी किया जा रहा है, हमें तो देवी माना जा रहा है। तो ये चलता रहा है बिल्कुल, और ये जो चला है इसका फिर खामियाजा पुरुषों ने भी पूरा पूरा भुगता है। क्योंकि आप उसको क्यों स्त्री वगैरह बोल रहे हो, पहले तो वो एक इंसान है और दुनिया की आधी आबादी है, और आपको उसके साथ रहना है, आप पुरुष हो, आप दुनिया की आधी आबादी से बचकर तो नहीं जी सकते ना। तो पुरुष को अनिवार्य रूप से जीना तो स्त्री के साथ ही पड़ेगा। और जब आप एक स्त्री को दमित और कुंठित रखोगे तो वो आपको संगति कैसी देगी। जीवन के हर पड़ाव पर, समाज की हर जगह पर आपका पाला किसी न किसी स्त्री से किसी न किसी रूप में किसी तरह पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी है दुनिया की, भूलिएगा नहीं अब आप उनको। और जब वो आधी आबादी आपने बिल्कुल कुंठित करके रख दी, आपने उनके मन को बेड़ियों से बिल्कुल बांध दिया, आपने उनके पंख कतर दिए, तो आप उनके साथ जियोगे कैसे। अब तो वो आधी विक्षिप्त सी कर डाली है आपने। आपके सामने जो है ना वो दर्द का एक पिंड है, जिसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया है कि उसको उसका दर्द अब महसूस भी कम होता है,
और आपसे कह दिया गया उसके साथ अब जियो, आप कैसे जियोगे उसके साथ? है ना, वो उसको आपने ही आधा पागल कर डाला, आपने उसकी सारी शक्ति छीन ली, आपने उसकी बुद्धि खराब कर दी। अब आप कैसे जियोगे उसके साथ? अब आपके लिए ही नर्क बन जाएगा उसके साथ जीना। तो खामियाजा पुरुषों को ही भुगतना पड़ा है। इसमें आचार्य जी जैसे खामियाजा जो है वो पुरुषों ने को भी भुगतना पड़ा है, उन स्त्रियों को भी भुगतना पड़ा है जो रानी की तरह बनी या एस्पायर करते हैं बनने के लिए। पर साथ में इसका जो खामियाजा है वो कहीं हद तक उन महिलाओं को भी भुगतना पड़ता है जो उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलने जो की बाहर कोशिश आना करती चाहती है, है। और वही आपका आज का विषय है। जी ठीक है, हाँ। जी। तो इसी में मैं जब रीड कर रही थी तो एक आंकड़ा आया कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में आज भी करीबन 7 करोड़ महिलाएं हैं जो कि अविवाहित हैं। अविवाहित है। ये जो 7 करोड़ हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि वयस्क महिलाएं हैं ना, जी, इसमें जी। बच्चियां शामिल नहीं हैं। सभी शामिल है, सभी शामिल है। अविवाहित तो इसमें नहीं, ये 7 करोड़ का जो हाँ, आंकड़ा है ये एडल्ट राइट एडल्ट्स विमेन का है ना। यस। तो मैंने वयस्क महिलाएं 18 से वर्ष से ऊपर की, ठीक है, तो यानी ये किसी कारण से, जो भी कारण है, ये वो महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं, 18 वर्ष से ऊपर की हैं और अविवाहित हैं, और इनकी संख्या आप बता रही हैं लगभग 7 करोड़। 7 करोड़। इसमें आचार्य जी भारत सिंगल में, वुमेन मैं थोड़ा सा इसमें कुछ जी। आंकड़े दिमाग में प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो 70 करोड़ तो करीब भारत में महिलाएं हैं, क्योंकि भारत की जो आबादी है अब 140 करोड़ पार कर गई है, तो उसमें 68-70 करोड़ महिलाएं हैं। तो 7 करोड़ अगर अविवाहित हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार से, तो 10% से ज़्यादा महिलाएं आज 10, 12, 13% महिलाएं ऐसी हैं जो अविवाहित हैं। इसमें से बहुत तो ऐसी होंगी जो विवाह करना चाहती हैं, अभी उन्हें वर मिल नहीं रहा है। जी। ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, आगे बढ़िए। और इसमें वो महिलाएं भी हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है, हाँ, ठीक, या विडो है, या सेपरेटेड है, ठीक है, तो पर वो अभी सिंगल है। ठीक है। इसमें आचार्य जी एक महिला की आइडेंटिटी आज भी मैरिड या अनमैरिड के रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि महिला जो है विवाहित है या फिर अविवाहित है। अक्सर ये सवाल आपके सामने रखा जाता है कि आपका बेटर हाफ कहाँ पर है, या कब सेटल हो रही हो। जैसे आप खुद में पूरे हो ही नहीं, कोई और आएगा और आपको जो है पूरा करेगा। मैं यहाँ पर अभी एक सोफे पे बैठी हूँ, मैं अगर किसी शादी में यही सोफा हो, या अगर आपके घर में आपके रिलेटिव्स के यहाँ यही सोफा हो, तो उनकी नज़र हमेशा यही रहती है कि बगल वाली सीट पे कोई बैठा होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि वो वैज्ञानिक हो सकती है, लेखिका हो सकती है, खिलाड़ी हो सकती है, राजनेता हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। वो इन सब में कुछ भी ना हो तो भी एक आम सीधी सरल इंसान हो सकती है। आप उसकी किसी भी पहचान को कोई तवज्जो देना ही नहीं चाहते। इसमें आचार्य जी मतलब ये भी रहता है कि महिला जो है वो साइंटिस्ट हो सकती है, टीचर हो सकती है, फुटबॉलर हो सकती है, क्रिकेटर हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, प्रेसिडेंट भी हो सकती है, लेकिन अविवाहित नहीं हो सकती है। वो ये सब हो पर हाँ, साथ लेकिन में पहले पुरुष को आगे रखे, पुरुष को आगे रख के पीछे पीछे उसको ये सब होना चाहिए। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि किसी ने आपको ये बोल दिया, सवाल ये है कि ये इतनी विचित्र और मूर्खतापूर्ण बात आपने स्वीकार क्यों कर ली? आपको क्या पड़ी थी ये बात मान लेने की? क्योंकि ये बात ऐसा भी नहीं है कि किसी बहुत ज़बरदस्त तर्क के साथ आपको दी जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि इस बात को मानने के लिए आपको कोई बहुत ज़बरदस्त लोभ दिया जा रहा है। तो मैं तो आज की लड़कियों से सवाल करता हूँ कि जब तुम्हें ये तर्क दिया जाता है तो तुम इस तर्क को मान कैसे लेती हो? तुम ये मुझे बता दो, क्योंकि ये बड़े अचंभे की बात है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास बुद्धि है, अनुभव है, आपके पास दुनिया का ज्ञान है, इधर उधर देख रहे हो, इंटरनेट है, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, ये सब है, किताबें हैं, पता है आपको। और उसके बाद भी कोई आगे आपको बोल देता है कि आप जो भी हो, उससे पहले आपका पत्नी होना ज़रूरी है, या कि अम्मा होना ज़रूरी है, या किसी पुरुष की सहचरी होना ज़रूरी है, मिसेस समबडी होना ज़रूरी है। बाकी आप कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो जाओ, लेकिन पहले वो सब करो। तो
तो उसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसको माना कैसे जाता है, आज की लड़कियां क्यों मान लेती हैं, कैसे मान लेती हैं। ये बात सबके लिए घातक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई फेमिनिज्म का आइडियल है और इसमें पुरुषों का नुकसान है। अगर समाज का 50% तबका अपनी पूरी संभावना, अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं जी पा रहा, तो इसमें पूरे समाज का, देश का, पुरुष वर्ग का, सबका नुकसान है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि अतीत में जो हुआ सो हुआ। आज आपको एक महिला को सर्वप्रथम एक मनुष्य की तरह देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही फेमिनिज्म है, इससे ज़्यादा फेमिनिज्म कुछ होता भी नहीं है। बाकी फेमिनिज्म की जो परिभाषाएं हैं और फेमिनिज्म के नाम पे जो कुछ किया जाता है वो अधिकांश हुड़दंग उपद्रव है और उसको बहुत महत्व दिया नहीं जाना चाहिए। उसी के कारण फेमिनिज्म का नाम भी ख़राब हुआ है। बहुत लोग तो सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ही यही है कि पुरुषों को गाली दो। आप ये सब करोगे तो फेमिनिज्म का नाम खराब होगा। वास्तविक फेमिनिज्म बस इतना सा ही है कि महिला जो है वो महिला बाद में है, इंसान पहले है। मत देखो तुम उसका लिंग, जेंडर इत्यादि, वो बहुत पीछे की बात है। सबसे पहले ये देखो कि उसको ज्ञान कितना है, उसमें साहस कितना है, उसमें करुणा कितनी है, समझदारी कितनी है, उसकी ज़िंदगी में गहराई कितनी है। ये सब बातें देखने लायक होती हैं और इन बातों का विकास करो उसकी ज़िंदगी में। तुम्हारी ये सारी रुचि बस उसके गर्भ के विकास में है, जबकि विकास होना चाहिए उसके मन का, उसकी चेतना का, उसके ज्ञान का। इन चीज़ों का विकास करो, उसको इंसान बनाओ। यही फेमिनिज्म है। और इसके अलावा बाकी कोई फेमिनिज्म है तो फालतू उपद्रव। इसमें आचार्य जी मैं दोबारा उस बात पे आऊँगी कि आप अपनी, जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी पोटेंशियल जो है वो उसको आप पूरा करो, या जो कुछ भी आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, या जो भी ऊंची से ऊंची चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप लाना चाहते हो, उन सबको आप लेकर के आओ। और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कर भी दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो एक कंडीशन है वो आपको मीट करनी ही करनी पड़ेगी, और वो ये है कि वो तो उन्होंने कह दिया, आप मान क्यों रहे हो? क्योंकि अगर आप वो नहीं मानते हो तो जैसे कि आपने कहा कि वो तर्क होता है और वो तर्क को आप मान क्यों लेते हो। असल में एक बहुत ज़्यादा, मैं अगर एक आम महिला के बारे में बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश में एक रहने वाली एक महिला की बात करूं जो बचपन से ही एक उस तरीके के एनवायरनमेंट में पैदा हो रही है, बड़ा हो रही है, और उसके सामने एजुकेशन भी उसके सामने जब रखी जाती है तो कोई उस पर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता इंडिपेंडेंट होने का, तो पहले से ही जो कमज़ोरी है वो बनती रहती है। साथ में वो अपने घर में अपनी माँ को देखती है या और अन्य महिलाओं को देखती है, तो उसको अपने आप ही इंटरनली वो इंटरनलाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें कि अच्छा जीवन एक महिला का किस तरीके का होता है या किस तरीके का होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर एक महिला के साथ या आज के दौर में भी उत्तर भारत के किसी ग्रामीण या पिछड़े हुए इलाके में पैदा होने वाली और बड़ी होने वाली लड़की के साथ जो कुछ होता है, अभी आप उसका डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, तो ये उसका डिफेंस नहीं है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिनोमेना कैन नॉट बिकम इट्स डिफेंस और जस्टिफिकेशन। हाँ, ये सब होता है। प्रश्न ये है कि आप क्यों होने देते हो ये सब। देखो, समझो बात को। मैं लिंग की दृष्टि से एक पुरुष हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं जो कुछ हो सकूँगा सब करूँगा, सब मनुष्यों की सहायता के लिए, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, तो मैं महिलाओं की भी सहायता के लिए जितना हो सकता करूँगा। मान लो वो कोई लड़की है, वो उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के या बिहार के या राजस्थान के किसी छोटे से कस्बे में पैदा हुई है और वहाँ उसको ठीक से पढ़ा लिखा नहीं रहे, और जैसी रहती है शिक्षा, उसको उल्टे पुल्टे संस्कार दे रहे हैं, उसके मन में कुंठाहीन भावना भर रहे हैं, और अभी वो 14-15 साल की हुई है और उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं बिना उसको कुछ काबिल बनाए, पढ़ाई लिखाई, ये सब कर रहे हैं। अब मैं एक पुरुष हूँ और मैं उससे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म ये है कि मैं अधिकतम जो हो सके उसकी सहायता के लिए करूं, और मैं कर भी रहा हूं। हो सकता है अधिकतम नहीं कर पा रहा हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। जितना कुछ भी मैं कर सकता हूं समाज के लिए, उस लड़की के लिए, मैं कर रहा हूं। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब बाहरी सहायताएं हैं जो उस लड़की को दी जा रही हैं।
कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं उस लड़की की सहायता के लिए, वो सरकारी योजनाएं भी थोड़ी बहुत अपनी ओर से सहायता की कोशिश कर ही रही होंगी, ठीक। लेकिन अंततः तो उस लड़की को ही अपनी सहायता करनी पड़ेगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं या और जो सहायक ताकतें हैं वो भी कितनी भी कोशिश कर लें, अंततः तो उस लड़की को ही अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात ना? वरना क्या बात होगी? वरना यह बात होगी कि कल तक लोग मेरा शोषण करते थे तो मेरा शोषण हो जाता था, और आज कोई दूसरे लोग आ गए, वो मेरी सहायता कर रहे हैं तो मेरी सहायता हो जाती है। तो तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी एजेंसी, तुम्हारी चेतना तो अभी भी कुछ शून्य मात्र है ना, तुम तो अभी भी नहीं हो। पहले कोई आकर के तुम्हारा शोषण करता था तो तुमने क्या कह दिया लड़की ने कि मैं क्या करूं, मेरा शोषण हो गया, अच्छा ठीक है। अब कोई बाहर से आ गया, उसने तुम्हारी सहायता कर दी, अब क्या बोल रही? कोई बाहर से आ गया, उसने मेरी सहायता कर दी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा संकल्प कहाँ है, तुम्हारी चेतना कहाँ है, तुम्हारे प्राण कहाँ है? तुम्हें भी तो जान लगानी पड़ेगी ना। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरा धर्म है उस लड़की की पूरी पूरी सहायता करना, और मुझे मेरा धर्म निभाना होगा, मैं निभा रहा हूं। और भी लोग होंगे मेरी ही तरह जो अपना काम कर रहे होंगे, वो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो उसी की है ना जो दुख में है, कष्ट में है, बंधन में है। उसको स्वयं अपनी मुक्ति का प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस चीज से पीछे नहीं हट सकते। आप बार बार ये कह करके कि वो बेचारी तो पैदा ही गलत जगह पर हुई, अब क्या कर सकते हैं, उस बेचारी को तो शिक्षा ही नहीं मिली, अब क्या कर सकते हैं, उस बेचारी का तो माहौल ही दमन का है, हम क्या कर सकते हैं। आप ये कह करके उस लड़की की कोई मदद नहीं कर रहे। और वो लड़की अगर अपने डिफेंस में अपने आप को विक्टिम ठहराते हुए ये सब बातें बोलेगी तो हो सकता है ये बातें सही हों लेकिन सहायक नहीं होंगी। जी। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो सही हो उससे आपकी सहायता भी हो जाए। आप बिल्कुल ही कह सकते हो कि मैं क्या करूं, मेरा तो घर ही ऐसा था, मैं क्या करूं, मैं तो गरीब थी, मैं क्या करूं, मेरे तो माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं क्या करूं, मुझे तो बचपन से ही काम में लगा दिया, और मैं क्या करूं, मैं 15 की थी मेरी शादी कर दी, मैं क्या करूं, मैं 16 की थी मैं माँ बन गई, मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया जहान को जानती नहीं, मुझे कोई अनुभव, कोई एक्सपोजर, कोई ज्ञान है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो अबला हूं, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो परिस्थितियों ने, समाज ने, परिवार ने बड़ा अन्याय करा है। आप ये सब बिल्कुल बोल सकती हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये सब बोलने से क्या आपकी सहायता हो जाएगी? ये सब बोलने से क्या आपको कुछ लाभ हो जाएगा? हाँ, आपने अपने जीवन का अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है लेकिन ये जो आपने डिस्क्रिप्शन माने विवरण दे दिया, इससे आपकी कोई सहायता, कोई लाभ आपको नहीं हो रहा है। तो लड़कियों में, महिलाओं में एक ये प्रवृत्ति भी बहुत होती है जो कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति में होगी जो दुख झेल रहा है, महिला में भी होगी, पुरुष में भी होगी। और वो प्रवृत्ति ये होती है कि मेरे साथ तो गलत हुआ, मेरे माँ बाप ने अगर मुझे शिक्षित और बलवान और समर्थ बनाया होता तो आज मैं किसी दूसरी जगह पर होती। कई बार विवाह के बाद वो यही बात अपने पतियों को लेकर के बोलती हैं कि मैं आई थी घर में, मैंने पतिदेव से बोला था कि अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई पूरी करा दो, इन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं पूरी कराई। या कि मैं आई थी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, फिर मैंने कहा अरे पोस्ट ग्रेजुएशन तो करा दो, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कराया। या कि मैं आई थी, मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, मैंने इनसे कहा था अंग्रेज़ी बोलने का कोर्स करा दो, उन्होंने नहीं कराया। यहाँ तक कि जो थोड़े धनी परिवार हैं उसमें भी घर में 2-2 गाड़ियाँ होंगी, लेकिन जो घर की महिला होगी उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। पूछो गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती? बोली अरे ये नट्टू के पापा को इतनी बार बोला गाड़ी चलानी सिखा दो, उन्होंने सिखाई नहीं। अच्छा फिर आपका तो नट्टू भी गाड़ी चलाता है, अब 20 साल का हो गया नट्टू, वो भी चलाता है, आप 45-50 की हो रही हैं, अभी भी आप नहीं चलाती। हाँ मैंने नट्टू को भी कई बार बोला गाड़ी चलानी सिखा दो, उन्होंने सिखाई नहीं। आप जो बोल रही हो बात बिल्कुल ठीक है, पतिदेव का बिल्कुल दायित्व था कि वो आपको गाड़ी चलाना सिखाते और अंग्रेज़ी बोलना सिखाते, और जो भी आप ज्ञान उनसे चाहती थी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करा दें वो कराते, बहुत अच्छी बात होती, पतिदेव को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। नट्टू को भी इतना करना चाहिए था कि माँ को गाड़ी चलानी नहीं आती, घर में 2 गाड़ियाँ हैं तो माँ को गाड़ी चलानी सिखा दो, नट्टू ने भी नहीं किया। पर ये सब बोलने से आपको क्या मिल रहा है ये तो बताइए। ये सब बोल करके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया,
आप नई भाषा सीख गई, आपको गाड़ी चलानी आ गई, ये सब बोलने से आपको लाभ क्या हो रहा है? और ये प्रवृत्ति बहुत होती है महिलाओं में कि दुनिया ही नालायक है, हम क्या करें, हमारा तो दुनिया ने बस शोषण शिकार आदि किया है। वो गलत नहीं बोल रही हैं, और मेरी बात को भी गलत मत समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं करा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुनिया है ही ऐसी, दुनिया है ही ऐसी, ठीक है ना। इसीलिए तो अध्यात्म चाहिए होता है, ताकि हम थोड़ी सी करुणा सीख सकें, थोड़ी निष्कामता सीख सकें। ना हमारे पास करुणा है, ना निस्वार्थता, ना निष्कामता। तो आप दुनिया से क्यों उम्मीद रख रही हैं कि दुनिया निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करेगी? पतिदेव को क्या मिल रहा है आपको ड्राइविंग सिखा के? आप ड्राइविंग सीख लेंगी, गाड़ी लेके इधर उधर भागेंगी, पतिदेव हैरान होंगे, तो कह रहे सिखाऊंगा ही नहीं इसको गाड़ी चलाना। नट्टू को भी क्या मिल रहा है आपको गाड़ी चलाना सिखा के? नट्टू बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी चलाना सिखाएगा, गर्लफ्रेंड को गाड़ी चलाना सिखाएगा, गर्लफ्रेंड एहसान मानेगी, जब एहसान मानेगी तो नट्टू भी उससे फिर कुछ एहसान निकलवा लेगा। आपको गाड़ी चलाना सिखा के आप 45-50 साल की हो रही हैं, नट्टू को क्या मिलेगा? दुनिया स्वार्थी है, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं? माँ बाप स्वार्थी थे, उन्होंने आपको न ज्ञान दिया न सामर्थ्य दिया। पतिदेव भी ऐसे ही है, नट्टू भी ऐसे ही है, आप बस दोष देती रह जाइए, कुछ दिनों में आप मर जाइएगा। ये बात महिलाओं को समझनी पड़ेगी। हमने क्या करा है कि हमने एक काल्पनिक रूमानी जगत में रहना शुरू कर दिया है। अब वो भी हमें सिखा दिया गया है, संस्कारी बात है कि भैया घर तो स्वर्ग होता है और घर में सब लोग एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा सहायता करते हैं। ऐसा होता है क्या? आप जब कह रही हैं कि अरे मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कोई क्यों करे आपके साथ अच्छा? आप क्या मान के बैठी हैं कि दुनिया क्या है? देवलोक है जहाँ सब लोग घूम रहे हैं बिल्कुल निष्काम होके, मतलब सेल्फलेस होकर के, एक दूसरे की सहायता के लिए, सबके मन में एक दूसरे के लिए करुणा मात्र है। दुनिया ऐसी जगह है क्या? कोई क्यों आपकी सहायता करे? बल प्रत्येक मनुष्य को चाहिए। और समझाने वाले लोग जो आपके सच्चे हितैषी थे, जो आपको ज्ञान दे गए थे, वो आपसे इतनी बार बोल के गए हैं ना कि बल के अलावा आपका कोई सहायक नहीं। अपना बल पैदा करो, अपना बल। न ये कि पिता के कंधे पे चढ़े हुए हो, न ये कि पति की बैसाखियां बना ली हैं, न ये कि पुत्र का सहारा ले रहे हो। अपना बल पैदा करो। जिसके बाद अपना बल होता है, मात्र वही संसार में गरिमा से जी पाता है और संसार में कुछ अच्छे काम भी कर पाता है। उसमें जी जैसे कई बार जैसे विवाह हो जाता है तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं कि आपने जो चीज़ें, जो अरमान लगाए थे या फिर जो आपके अरमान थे या एक्सपेक्टेशंस थी, वो वैसी नहीं रही और चीज़ें कुछ और ही निकल करके आती हैं। पैकेज कुछ और सोचा था, निकला कुछ और। बिल्कुल। लेकिन एक जो महिला होती है 17-18 साल की, 19 साल की, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो इतने ज़्यादा प्रेशर से गुजरती है उस समय कि बस यही रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और ग्रेजुएशन के दौरान भी कंटिन्यूसली आपके सामने अरे यहाँ से रिश्ता आया है, अरे यहाँ से बात चल रही है, लड़का बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लगातार जो है सुनते रहते हो। साथ में अगर ऐसा हो जाए कि उस महिला ने उस समय नहीं शादी हुई है, या फिर वो डिसाइड करती है कि वो नहीं शादी करना चाहती या किसी पुरुष से इस तरीके से नहीं संबंध रखना चाहती है, अविवाहित महिलाएं, तो उनके साथ एक बहुत एसोसिएटेड एक पूरा का पूरा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन कोई करे तो करे, आप पे फर्क पड़े क्यों? कोई करे तो करे, आप पे फर्क पड़े क्यों? सवाल ये है। देखो, जब कोई आपके साथ और कुछ नहीं कर सकता तो वो जो आपका ये तथाकथित चरित्र का गुब्बारा है ना, उसको फोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि चरित्र क्या चीज़ होती है? असली चीज़ तो आत्मा है। ये चरित्र क्या होता है? भारत में अध्यात्म ने बात करी है बोध की, आत्मा की, मुक्ति की, लेकिन समाज और संस्कृति न बोध, न आत्मा, न मुक्ति किसी की बात नहीं करते। वो तो बस चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि चरित्र सार्वजनिक और सामाजिक होता है, आत्मा सामाजिक और सार्वजनिक नहीं होती। किसी की आत्मा पे आप कीचड़ नहीं उछाल सकते, क्योंकि आत्मा कोई शरीर के भीतर नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि जिस पे आप जाकर के पकड़ के कीचड़ उछाल दोगे। तो कोई वस्तु ही नहीं होती है, उस पर क्या तुम दाग लगाओगे?
लेकिन चरित्र बिल्कुल सामाजिक होता है। आप चरित्रवान हैं अगर समाज आपको चरित्रवान मानता है। तो चरित्र जो है वो समाज की चीज़ होती है, वो समाज के हाथ की चीज़ होती है। आत्मा समाज के हाथ की चीज़ नहीं होती, सच्चाई समाज के हाथ की चीज़ नहीं होती। आपका बोध, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्शियसनेस की गहराई, ये समाज के हाथ की नहीं होती हैं। तो समाज आपको काबू में रखने के लिए ये चरित्र नाम की चीज़ पकड़ता है। और महिलाओं को बता दिया गया है कि जीवन में सबसे बड़ी बात है चरित्रवान होना। ये 2-4 चीज़ें उनके दिमाग में डाल दी गई हैं। चरित्रवान होना बेटा, लज्जावान होना, ये सब जो है उनको अपना वो उसी को पकड़ के बैठी रहती हैं। शीलवंती, लज्जावंती, चरित्रवंती। मैं पूछूं ज्ञानवंती, हाँ। बलवंती, हाँ। बोधवंती, हाँ। कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। आत्मवंती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मवंती नहीं। शीलवंती होनी चाहिए। शील से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। और शील अगर आप बिल्कुल जमीन की भाषा में पड़ोस की आंटी से आगे पूछेंगे कि शील माने क्या होता है, तो बोलेगी वर्जिनिटी। उसको शील का भी इससे आगे कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। उसको लगता है शील माने कौमार रहे और कुछ नहीं। तो जब मान लीजिए कुछ कहीं पे आप पाते हैं कि कोई सेक्सुअल घटना घटी है, तो उसको अखबारों में ऐसे लिखते हैं कि फिर लड़की का शील भंग हो गया। आपको शील का अर्थ भी पता है? ऐसे ही शील, आचरण, चरित्र, इन सब चीज़ों को समाज इस्तेमाल करता है महिला को पकड़ के रखने के लिए। तो अगर आगे बढ़ना हो तो इन सब चीज़ों की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। एक बार मैंने कहा था, अंग्रेज़ी में बात हो रही थी, एक देवी जी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कोई आपको स्लट बोल रहा हो, आपको वो स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना आप पर ऐसे ही अधिकार बनाता है। वो कहता है हमारी बात मानो, नहीं हम तुम्हें स्लट बोल देंगे। आप कहिए तुम बोलो स्लट, हाँ मैं हूँ स्लट, लेकिन मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं आऊँगी, मैं अपनी आज़ादी नहीं बेचूंगी। मैं एक चेतना हूँ और मुक्त मेरा स्वभाव है। तुम मुझे दबाने के लिए, मुझे बंधन में डालने के लिए मेरे ऊपर इस तरीके की चीज़ें लगा रहे हो कि तू अपना आचरण हमारे कहे अनुसार रख। मेरा आचरण मेरे बोध, मेरी आत्मा से उठेगा ना, वहाँ से आएगा मेरा आचरण। मेरा आचरण तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे सामाजिक नियम कायदों, तुम्हारी रूढ़ियों परंपराओं, तुम्हारे अंधे रिवाजों के हिसाब से थोड़ी मेरा आचरण चलेगा। मैं अपना देख लूँगी। समझ में आ रही है बात? जब तक आपके मन में एक तरह की उपेक्षा नहीं आ जाती है सामाजिक दबाव के प्रति, सामाजिक लांछनों के प्रति, तब तक आप भूल जाइए कि आप कोई आज़ादी पा सकती हैं। जो लड़की बार बार यही देखती चल रही है कि हाय मुझे कहीं कोई छोटे चरित्र का ना बोल दे, उस लड़की के लिए ज़िंदगी में कहीं कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसको तो बहुत आसानी से दबा दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, कैद कर लेंगे, बांध लेंगे, ये बोल के हमारी बात मान, नहीं तो हम उड़ा देंगे कि तू छोटे चरित्र की है, हमारे हिसाब से जी, नहीं तो हम कैरेक्टरलेस बोल देंगे तुझको, स्लट बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, बहुत तरीके हैं, बिच बोल देंगे, जो भी है, ये सब चलता रहता है। और लड़की बिल्कुल घबरा जाती है, अरे 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 मेरे को स्लट बोल दिया, मुझे कैरेक्टरलेस बोल दिया, चरित्रहीना बोल दिया। वो एकदम है अरे क्या, अरे बोलने तो जो बोलता है ना, उनका काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम सुनना नहीं है। सुनना बहुत बहुत ऊंची बात होती है। सिर्फ उसको सुना जाता है जो सुनने के लायक हो। आप जैन धारा से हैं, वहां पे आप जानते हो ना, श्रावक श्राविका को कितना ऊंचा स्थान देते हैं। वह कहते हैं श्रवण से भी जो उत्तम पद है वो हासिल हो सकता है। श्रवण इतनी ऊंची बात है, तो फिर आप कैसे इधर उधर के लोगों की बातें सुन लेती हो? सुननी नहीं है, बोल, तेरा काम है बोलना, मेरा काम सुनना थोड़ी है। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही हो सकती है कि उन्होंने बोला, आपने सुना, और सुन के आपने प्रतिक्रिया और कर दी। तो मैं बोला करता हूँ, मैं पुणे गया था, वहाँ पर बड़े बड़े उच्च कोटि के समाज सुधारक रहे, कर्वे साहब, डी के कर्वे साहब। तो उनके नाम पर एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो उन लोगों ने आमंत्रित करा और बड़ा अच्छा लगा था। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, उसमें सब लड़कियां, महिलाएं यही थे। तो
मैंने उनको यही कहा कि जब तक आपके मन में एक एक उपेक्षा का भाव नहीं आएगा, जब तक आप ये नहीं जानेंगे किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी है, जब तक आप अपनी छवि समाज से उधार लेती रहेंगी, आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप समाज से मांगती रहेंगी, तब तक आप भूल जाइए कि आपके लिए आज़ादी जैसी कोई बात हो सकती है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लड़की सब बर्दाश्त कर सकती है, क्या हुआ फेल हो गई, हाँ कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया। क्या हुआ कुछ नहीं आता जिंदगी में करने लायक, नहीं आता, वो भी वो बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसको बोल दो कैरेक्टरलेस, वो एकदम रोना शुरू कर देती है। और ये बात उसके दिमाग में डाल दी गई है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य तो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब समझदार लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जो आपके सच्चे हितैषी थे, उन्होंने आपसे कहा है आपके लिए सबसे बड़ा मूल्य बोध का और मुक्ति का होना चाहिए। किसका? ज्ञान और मुक्ति, ये दो चीज़ें हैं जो सबसे मूल्य की हैं। ये सब बातें, चरित्र, आचरणशील, ये सब बहुत पीछे आते हैं। और अगर जीवन में बोध है तो चरित्र अपने आप ठीक चलता है। जीवन में बोध है तो चरित्र उसके पीछे पीछे अपने आप ठीक चलता है। तो चरित्र वगैरह की नहीं परवाह करनी होती, बोध की परवाह करनी होती है। आचार्य जी, इसमें जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में भी जो सबसे सेंट्रल चीज़ रहती है वो रहती है उसका शरीर, और शरीर से संबंधित जितनी भी बातें हैं। हाँ हाँ, लड़की के कैरेक्टर में और तो कुछ आता ही नहीं है। लड़की क्रूर हो, कोई नहीं कहे कैरेक्टरलेस है। लड़की एकदम महाहिंसक हो, राक्षसी हो, रोज एक बकरा चबाती हो, कोई नहीं कहे कैरेक्टरलेस है। लेकिन वो कैरेक्टरलेस कब हो जाएगी? जब अगल बगल के 5-7 लोग मिलके उड़ा दें कि अरे इसका तो फलाने लड़के से चक्कर चल रहा है, तो फिर कैरेक्टरलेस हो गई। वो झूठी है, नाकाबिल है, निकम्मी है, आलसी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, आसक्त है, जितने तरीके के उसमें दुर्गुण हो सकते हैं सब है, कोई नहीं कहे वो कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस होने का बस एक मतलब होता है, कोई लड़का है क्या इसका, इधर उधर कुछ चल रहा है क्या, कुछ सेक्स का मसला है क्या, बस इससे ही पूरा कैरेक्टर निर्धारित हो जाते हैं। सारा का सारा जो कैरेक्टर है वो शरीर के निचले हिस्से में ही वास करता है। ऋषियों ने समझाया है कि कैरेक्टर यहां वास करता है, यहां। ये ऋषियों की दृष्टि है। उन्होंने आपके शरीर के भी उच्चतम बिंदु को देखा, उन्होंने कहा कैरेक्टर का संबंध इससे है। और समाज आपके कैरेक्टर का संबंध आपके शरीर के भी जो सबसे निचला हिस्सा है उससे लगाता है, कहता है सेक्स। अगर सेक्स है तो कैरेक्टर खराब है, सेक्स नहीं है तो बाकी तुम कुछ करो, वो चोर भी है लड़की तो चलेगा वो कैरेक्टर लेकिन सेक्स से ही तय होगा। ये क्या बात है? अगर आगे बढ़ना है तो साफ समझना होगा कि यही सब लोग हैं अगल बगल वाले जिन्होंने आपको आज तक पीछे बांध कर रखा था, और यही लोग हैं जिन्होंने पीछे बांध कर रखा था। तो आगे बढ़ने के लिए इनकी उपेक्षा तो करनी पड़ेगी ना बाबा। वो भेड़ है, वो आज़ाद होना चाहती है, तो क्या जो उसका मालिक है उसकी कंसेंट लेके आज़ाद होगी? अब मालिक उसको बोल देगा जितनी भेड़ें यहां से भागती हैं सब कैरेक्टरलेस हैं, तो कहेगी हाँ, जो भेड़ बेचारी जान बचा के भाग गई वो चरित्रहीन थी। ऐसे थोड़ी होता है। देखा करो किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। जिसको सुनना है उसको बिल्कुल निहत्थे होकर के, समर्पित होकर के, नमित होकर के सुनो, और जिनको नहीं सुनना उनको जरा भी कान नहीं देना है। तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, हम तुमको नहीं सुनते। इसका मतलब ये नहीं हम अहंकारी हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास विवेक है, हम जानते हैं किसकी बात सुननी है। और जब हम जानते हैं किसकी सुननी है, जहां हम सुनते हैं वहां हम पूरी श्रद्धा से, तन्मयता से और समर्पण से सुनते हैं। लेकिन जिनकी बात हमें नहीं सुननी उनकी एकदम नहीं सुनते। इसमें आचार्य जी जो एक चीज़ और ये रहता है कि जो
विवाहित महिलाएं हैं वो एक तरीके से थोड़ी सुपीरियर देखी जाती हैं अविवाहित महिलाओं के किसके कंपैरिजन द्वारा? में? लोगों के द्वारा ही। तो लोगों को देखने दो ना। हर चीज़ का देखो मेरे पास एक ही जवाब होगा। लोगों का तर्क मत दो, लोग देखते हैं ऐसे देखने दो कि कोई विवाहित है तो सुपीरियर थे। कैसे विवाहित है तो सुपीरियर कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? विवाहित से सुपीरियर का क्या ताल्लुक है? विवाह का क्या अर्थ होता है? विवाह की परिभाषा करो। विवाह का क्या अर्थ होता है? विवाह का अर्थ होता है एक पुरुष और एक स्त्री अब समागम करने लग गए हैं। वो अब साहचर्य करने लग गए हैं, एक ही कमरे में रहने लग गए हैं, एक ही बिस्तर पे सोने लग गए हैं, तो आप कहते हो विवाह। इससे आप में श्रेष्ठता कैसे आ गई? क्योंकि अब आपका जो शरीर है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बंध गया, आपका कैरेक्टर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। ठीक है, आपका शरीर एक दूसरे विपरीत लिंगी के साथ अब बांध दिया गया रसरा लेके, तो इससे आप श्रेष्ठ कैसे होगा? मैं समझना चाहता हूँ। समाज की नज़र में उस चीज़ को कंप्लीशन की तरह देखा जाता ये है। कंप्लीशन कैसे हो गया? मुझे किसी औरत के साथ बांध के एक बिस्तर पे डाल दिया गया, ये कंप्लीशन कैसे हो गया है? ये कंप्लीशन कैसे हो गया? मैं समझना चाहता हूँ परिभाषा क्या है इस पूरी चीज़ की। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें विवाह करना हो करें, और इतिहास में विवाह से बहुत फ़ायदे भी रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको अगर विवाह नहीं करोगे तो उपद्रव करेंगे। ठीक है, तो विवाह के होंगे अपने फ़ायदे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह किसी को श्रेष्ठ कैसे बना देता है, ये तो समझा दो मुझको। वो एक स्टेरियोटाइप ही बन गया है कि एक महिला की जो एक तरीके से डेस्टिनी है या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ही एक पुरुष है, और पुरुष के साथ जो संबंध है वो विवाह है। ये स्टीरियोटाइप जो है ये किसकी नज़र में है? लोगों की नज़र। लोगों की नज़र में। तो लोगों की नज़र में रहने दीजिए ना, आपकी नज़र में नहीं होना चाहिए। सारी समस्या तब आती है जब आप लोगों की नज़र को अपनी नज़र बना लेती हैं। लोग जो कहते हैं कहने दो, आप अपना काम करो ना। आज आपके पास दुनिया भर की सूचना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है। क्या आपको नहीं पता है कि दुनिया में ऊंचे लोग क्या हैं और ऊंचे काम क्या हैं? आप उन पे ध्यान दीजिए ना। आप ऊंचे इंस्टीट्यूशंस के पास जाइए, आप ऊंची किताबें पढ़िए। आपको भीड़ के शोर पर इतना ध्यान देना क्यों है या देना है? जहां जहां सार है, जहां श्रेष्ठता है, जहां रस है, आप उधर को जाइए ना। ये सब तो लोग हैं, ये तो क्या है, ऐसे ही हैं। दुर्भाग्य की बात है। मैं कोई उनके प्रति अवमानना से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उनका कोई अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग घटिया हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यथार्थ यही है। यथार्थ यही है कि अधिकांश लोग, 80-90% लोग जीवन के बड़े ही निचले, साफ बोलूँ तो घटिया तलों पर जीते हैं। उनकी बातों पर ध्यान क्यों देना? भले ही उनका आपसे कोई भी रिश्ता हो, भले ही वो कोई भी हो आपके, लेकिन अगर आपको दिखेगी किसी व्यक्ति की चेतना का स्तर ही बड़ा गिरा हुआ है, तो आप उसकी बात पे ध्यान क्यों देना चाहेंगी? इसमें चलो जी एक तर्क और दिया जाता है कि क्योंकि महिला के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता हाँ है, ठीक है। तो प्रकृति ने उसको बनाया ही इस तरीके से है कि उसका काम ही है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बच्चे को जन्मना। अरे प्रकृति को आप बहुत पीछे छोड़ आए हो। कौन सी प्रकृति? प्रकृति में तो ये कोट नहीं होता। प्रकृति तो पीछे छोड़ा है। प्रकृति में कौन जी रहा है? आपके जीवन में प्रकृति वाली बातें कितनी है भाई, यह बताइए ना। ये जो माइक रखा है ये प्रकृति से, किस पेड़ से आया है ये? प्रकृति, जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हो, फिजिकल नेचर, उससे ही तो आगे बढ़ने को विकास कहा जाता है ना। उससे ही आगे बढ़ने को सभ्यता संस्कृति कही जाती है। जो बिल्कुल प्रकृतिस्थ रहते हैं, क्या आप उन्हें सभ्य बोलते हो? कुछ 2-4 के नाम बताओ जो बिल्कुल प्रकृति के साथ एक होकर रहते हैं, उनका नाम बताओ एक आध का। तो जानवर ही रहते हैं। लप्पू बंदर। ये लप्पू बंदर है, वो बिल्कुल प्रकृति का बेटा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो प्रकृति से हटकर हो। उसको आप सभ्य बोलते हो, उसको आप सुसंस्कृत बोलते हो। तो प्रकृति को तो इंसान बहुत पीछे छोड़ा है ना, इसीलिए इंसान कहलाता है। आप प्रकृति की कितनी चीज़ों पर चलते हो? प्रकृति में बाल कटते हैं क्या? प्रकृति में बाल कटते हैं। प्रकृति में शौच भी करी जाती है। प्रकृति में तो अपना ऐसे ही घूमते रहते हैं जानवर, गंदे मल त्याग किया, कुछ किया, वो थोड़ी है कि अपने आप को साफ रखते हैं। प्रकृति में भाषा होती है, होती भी है तो बहुत ही एकदम आरंभिक स्तर की भाषा होती है, पक्षियों की, पशुओं की। प्रकृति में विचार होते हैं क्या? प्रकृति में घर होते हैं, प्रकृति में पंखा होता है क्या? तो प्रकृति में तो विवाह भी नहीं होता।
अगर यही कहना है कि प्रकृति पर ही चलना है और स्त्रियां अपना प्राकृतिक काम करें, तो प्रकृति में तो विवाह भी नहीं होता। फिर प्रकृति का क्या आप क्या तर्क दे रहे हो? इंसान को प्रकृति पर नहीं, बोध पर चलना होता है। पूरी भगवत गीता आपको बार बार यही सिखा रही है कि बेटा तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो प्रकृति की ओर चले जाओ या कृष्ण की ओर चले जाओ। प्रकृति को ही माया कहते हैं, कृष्ण को ही आत्मा कहते हैं। तो या तो माया की को चुन लो या सत्य को चुन लो, या तो माया को चुन लो या सत्य को चुन लो। पूरी भगवत गीता यही है। और आप तर्क दे रहे हो कि स्त्री को तो जो अपना प्राकृतिक काम है वही करना चाहिए। स्त्री का प्राकृतिक काम चलो बच्चे पैदा करना हो गया, पुरुष का प्राकृतिक काम क्या है फिर? पेड़ पे चढ़ना, खरगोश के पीछे भागना। तो फिर पुरुष भी अपना प्राकृतिक काम करे। वो बैंक में जाकर के मैनेजर क्यों बन रहा है? प्रकृति में तो बैंक मैनेजर नहीं होते, प्रकृति में तो मंदिर भी नहीं होते, प्रकृति में तो धर्म भी नहीं होता, प्रकृति में तो कुछ नहीं होता। तो आप महिला को क्यों बोल रहे हो कि तेरा प्राकृतिक काम है बच्चे पैदा करना, तो वही कर सबसे पहले? प्रकृति का तर्क दोगे तो ये सब जितने भवन है, इमारतें हैं, बैंक है, तुम्हारी लोकसभा है, सब कुछ दुनिया का गिरा दो, ध्वस्त करो, जंगल खड़े करो। प्रकृति में सिर्फ जंगल होता है। ये बहुत घटिया तर्क होता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम प्रकृति को तर्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, तू क्यों इतना मांस खाता है? क्योंकि शेर भी तो मांस खाता है। हाँ? क्या तर्क है ये? मूर्खता का। जा जंगल में, अगर प्रकृति का तर्क देना है तो सबसे पहले घर छोड़ दे और जंगल में और कपड़े उतार। शेर कपड़े पहनता है क्या? तूने कपड़े क्यों पहने? तो ये सब कुछ नहीं है कि महिला तो होती ही है। देखो प्रकृति ने उसको तैयार किया है गर्भधारण के लिए, तो पुरुष को काहे के लिए तैयार किया? फिर तो पुरुष को प्रकृति ने तैयार किया है कि वो अधिक से अधिक महिलाओं को गर्भ दे सके। तो पुरुष को फिर क्यों रोकते हो? पुरुष से क्यों कहते हो कि तुम्हें एक पत्नी व्रता होना चाहिए? प्रकृति में तो जो पुरुष होते हैं माने नर, वो जितनी महिलाएं पाते हैं माने मादा, वो उनके सबके साथ जोड़ा बनाते हैं। तो फिर मनुष्यों के समाज में पुरुष को क्यों रोका जाता है कि नहीं तुम 20 महिलाओं के साथ जोड़ा मत बनाओ? प्रकृति का तर्क व्यर्थ है। इसमें ज़्यादा से ये रहता है कि आप जो है वो एक जोड़ा जो है वो स्टेबिलिटी लाता है पूरी सोसाइटी के अंदर। देखो, आप स्टेबिलिटी के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप लिबरेशन के लिए पैदा हुए हो। ठीक है ना? आप स्टेबिलिटी के लिए नहीं पैदा हुए, आप लिबरेशन के लिए पैदा हुए हो। स्टेबिलिटी अपने आप में अच्छा मूल्य हो सकता है अगर आप सही जगह पर स्टेबल हो। ये यहाँ पर स्टेबल है कि नहीं है? यहाँ मैं छोड़ दूँ तो 20 घंटे भी यहाँ रहेगा, गिर नहीं जाएगा। हो सकता है 1 साल भी यहाँ पड़ा रहे, छोड़ दो तो स्टेबल तो है ही है ये यहाँ पर। अब मेरी पहुँच में तो आ नहीं रहा। तो स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात कैसे हो गई? स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात कैसे हो गई? स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात नहीं होती। ये गलत जगह स्टेबल हो गया है। पहली बात तो स्टेबल अगर होना भी है तो सही जगह हो जाओ, और दूसरी बात तुम यहां स्टेबल हो और खुल रहा नहीं है ढक्कन, तुम मेरे काम नहीं आ रहे, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी भी किसी काम की नहीं है। स्टेबिलिटी 2 तरह से खराब हो सकती है। पहली बात, तुम गलत जगह स्टेबल हो गए, तब तो वो उसे तामसिकता बोलते हैं कि गलत जगह हो लेकिन वही मूर्छित पड़े हो, मस्त पड़े हो, बेहोश पड़े हो, नशे में पड़े हो, गलत जगह पर पड़े हो लेकिन मस्त हो एकदम, उसे तामसिकता बोलते हैं। तो तामसिक आदमी बहुत स्टेबल होता है, वो बेहोश पड़ा हुआ स्टेबल है। एक शराबी शराब पीकर बहुत स्टेबल होकर गटर में पड़ा हुआ है, कोई अनस्टेबल थोड़ी है वो, उसको छोड़ दो जैसे पड़ा पड़ा रहेगा, वो स्टेबल है। एक आदमी सोया पड़ा अपने बिस्तर पर स्टेबली, ऐसा होता है क्या? बिस्तर से गिर जाते हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है क्या? बिस्तर पे सो रहे हो, 3 बज गए दिन के, अभी भी सो रहे हो, स्टेबल तो हो ही। स्टेबिलिटी अपने आप में हाईएस्ट वैल्यू नहीं होता कि आप कहो कि मेरी मैरिज स्टेबल है इसलिए वाह क्या बात है। भारत ने यही गुनाह कर दिया ना, हमने स्टेबिलिटी को सबसे ऊंचा मूल्य बना दिया। हम सबसे खुश हो जाते हैं कि हमारा डाइवोर्स रेट सबसे कम है, मैरिज स्टेबल है। अरे स्टेबल है तो क्या हो गया? मनोवैज्ञानिकों से जाके पूछो तो कहेंगे कि भारत को बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर मैरिजेस थोड़ी कम स्टेबल हो, क्योंकि ये जो मैरिजेस की स्टेबिलिटी है यहाँ पर, वो मानसिक रोगों का बहुत बड़ा कारण है। 2 व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से एक दूसरे के साथ फंस गए हैं और उसको आप एक स्टेबल रिश्ता बोल रहे हो, दोनों पागल हुए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ।
स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मूल्य नहीं होती। स्टेबिलिटी माने स्थायित्व, स्थायित्व बड़ा मूल्य नहीं होता। बड़ा मूल्य होता है लिबरेशन, मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये बड़ी बातें होती हैं। आपको ये देखना है कि वो जो रिश्ता है उसमें परस्पर मुक्ति है कि नहीं है, उसमें परस्पर प्रेम है कि नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। इनके बाद आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी न भी हो तो चलेगा, लेकिन प्रेम नहीं है तो नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी ना हो चलेगा, लेकिन अगर मुक्ति नहीं है, मुक्ति की जगह बंधन है, तो नहीं चलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। हमने बड़ी गलती कर दी है। हमने कह दिया शादी तो माने 7 जन्म का रिश्ता, उसे स्टेबल होना ही पड़ेगा 7 जन्म तक। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके मारे इंसान कहीं का नहीं बचता। एक तो तुम उसकी शादी कर देते हो बिना उसको बहुत बताए जाने पूछे, कुछ को पता तो होता नहीं। विशेषकर लड़की को तो कुछ भी नहीं पता होता। आज भी तुम जो विकसित शहर हैं और जहाँ पर थोड़ा उदार विचार आ गया है उसको छोड़ दो, तो आज भी भारत में, कम से कम उत्तर भारत में 90% लड़कियों को शादी से पहले अपने वर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। एक आध मुलाकात हो गई, ऐसे फ़ोन पे पूछ लिया, आमने सामने एक आध बात हो गई, इससे ज़्यादा की अनुमति ही नहीं होती। और वर के घर के बारे में तो और कुछ नहीं पता होता। ज़्यादा विस्तार में पूछें तो कहेंगे बेशर्म है, जासूसी कर रही है। ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करे अगर अपने भावी पति से, तो कह दिया जाएगा ये देखो निर्लज्ज, चरित्रहीना, पता नहीं क्या करने जा रही है, मिलने जा रही, बोल रही 10 बार जाऊंगी, मिलूंगी उसके साथ। क्या करेगी मिलके? जितना मिलन करना हो शादी के बाद करना। अब उसे कुछ पता तो है नहीं, तुमने उसको बांध दिया है और अब तुम कह रहे हो स्टेबल भी रहो। तो माने पहले तो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस माने ज्ञान का अभाव। तो पहले तो उसको कोई ज्ञान दिया ही नहीं पति के बारे में, उसे कुछ नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं। और फिर कह रहे हो कि अब ये जो इग्नोरेंस का रिश्ता है इसको स्टेबल भी रखो। माने अज्ञान को स्थायी बना लो, अज्ञान को ही स्थायी बना लो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है बताओ ना। और अब इस तरह के विवाह से जो बच्चे पैदा होंगे वो एकदम ही मानसिक रोगी होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे विवाहों से बच्चे पैदा कराना पूरी इंसानियत के प्रति अपराध है कि नहीं है? बोलो, उस बच्चे ने क्या गुनाह करा था, उसको ऐसे घर में पैदा होना पड़ रहा है? और अब उसका किस तरीके का मानसिक विकास होगा उस घर में बड़े होकर? स्टेबिलिटी बड़ी बात नहीं होती है। और वो जो इसमें आचार्य जी एक तर्क और आता है कि जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनको इस तरीके से नेम कर दिया जाता है कि ये मैस्कुलिन ज़्यादा है, इनका जो फेमिनिन पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है, ये मैस्कुलिन ज़्यादा है। तो उनको उनका पूरा का पूरा जो फिर से चरित्र जो है उसी के अराउंड एक तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है। एंड इस सब की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं एक जो आपको जनरली जो आम नागरिक होते हैं वो सोशल आइडेंटिटी पर जीते हैं या उस पर ज़िंदा रहते हैं। एक महिला के साथ क्या होता है कि उसकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो इस तरीके से बांध दी गई है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर इनमें से कुछ भी है जो नहीं हो पा रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैन इन अ वुमेन्स लाइफ, तो वहाँ पर एक इंटरनल क्राइसिस आ जाता है, एक इंटरनल डिवाइड हो जाता है कि एग्जैक्टली चीज़ फिर है क्या। क्योंकि एक तरफ तो आपके पास वो सोशल आइडेंटिटी पहले से आपके लिए डिफाइन कर दी गई है और भीतर ही कुछ ऐसा भी है जो मुक्ति की तरफ भी भागता है, तो भीतर ही एक इंटरनल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। वो हर मनुष्य में होता है। वो जो भी चैतन्य मनुष्य है उसके साथ होगा। गौतम बुद्ध के साथ यही तो हुआ था। उनको एक पहचान दे दी गई थी, तुम राजकुमार हो, तुम पति हो, और बड़ी सुंदर उनके लिए पत्नी चुन के ले आए थे उनके पिता। और दूसरी ओर उनके भीतर कुछ था जो मुक्ति के लिए भाग रहा था। तो फिर आपको निर्णय करना पड़ता है कि आपको वहीं राजमहल में पड़े रहना है या निकल पड़ना है साधना की ओर और मुक्ति की ओर, अपना रास्ता नया बनाने की ओर। ये तो आपको तय करना है। देखो, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बोली थी। दूसरे लोग कितनी भी कोशिश कर लें एक सीमा से ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ये नियम है जीवन का कि दूसरा व्यक्ति आपकी बहुत सहायता नहीं कर पाएगा। भले ही उसकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, भले ही उसके मन में कितनी भी करुणा हो, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं बहुत नहीं आपकी सहायता कर सकता। अंततः तो अपने पैरों पे चलना पड़ेगा और अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा।
दूसरा आके हाथ थाम सकता है, प्रेरणा दे सकता है, धक्का दे सकता है, हाँ, आपके लिए कुछ कष्ट सह सकता है। चलिए आपके लिए बहुत कष्ट भी सह लेगा, लेकिन आपके लिए दूसरा कोई बहुत कष्ट भी सह ले तो भी वो आपके पाँव नहीं बन सकता ना, आपको ही अपने पाँवों का और अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा आपको उड़ने के उदाहरण दिखा सकता है, उड़ने की सीख बता सकता है, हाँ? लेकिन पंखों पर जोर तो आपको ही लगाना पड़ेगा उड़ने के लिए, और उड़ने पर जो खतरे होते हैं वो जोखिम भी सब आपको ही उठाने पड़ेंगे। तो ले दे के बात तो उसी व्यक्ति पर, माने उसी महिला पर ही आती है कि बेटा आगे बढ़ो, हम साथ हो सकते हैं तुम्हारे, और हम तुम्हें भरोसा दिला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जिंदगी तो तुम्हें अपनी स्वयं ही जीनी है ना। यही तो चैतन्य जीव होने का आनंद है कि अपने अनुसार जिंदगी जीनी होती है। आप कोई कुर्सी थोड़ी हो कि आप एक गलत जगह रखी हुई थी, लड़की है कुर्सी है, वो बेचारी गलत जगह फंस गई थी, तो आचार्य जी गए कुर्सी को उठा के सही जगह रख दिया। अगर मैं उसको उठा के सही जगह भी रख दूं तो भी कुर्सी तो कुर्सी रह गई ना, उसमें प्राण तो नहीं आ गए, उसमें चेतना तो नहीं आ गई। चेतना की गरिमा तो इसी में है कि वो स्वयं उठकर गलत जगह से सही जगह जाए। मेरे जैसा कोई आकर के अधिक से अधिक रोशनी दिखा सकता है, ऋषियों की बात बता सकता है, दार्शनिकों की राय बता सकता है, कुछ प्रेरणा दे सकता है, बगल में खड़ा रह सकता है, लेकिन इस कुर्सी को चलना अपने पाँवों से ही पड़ेगा। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुर्सी नीचे एक सड़े हुए तहखाने में पड़ी हुई थी, उस पर जाले लगे हुए थे, ऐसी कुर्सी थी। कोई गया हितैषी, उसने उस कुर्सी को उठा करके मंदिर में रख दिया, अब वो कुर्सी पूजी जा रही है, लेकिन है तो अभी भी वो एक प्राणहीन कुर्सी ही ना। हाँ, तो स्त्री को प्राणहीन कुर्सी नहीं बनना है। अपना दम होना चाहिए, अपनी जान, अपना जोश, अपनी जिंदगी, अपनी चेतना, अपना बोध, अपना विकास, अपनी मुक्ति। आत्मा माने वो जो पूरे तरीके से हमारा है, मेरी असली पहचान। आचार्य जी, महिलाओं को अक्सर इनकेपेबल देखा जाता है ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेने में, चाहे फाइनेंस की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, बिजनेस रन करने की बात हो, जितने भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ पर अक्सर ही उन्हें इनकेपेबल देखा जाता है, एंड वो खुद भी कहीं ना कहीं खुद को इनकेपेबल पाती हैं। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ। देखो तो वो महिलाएं फिर उन महिलाओं का उदाहरण क्यों नहीं लेती? इतिहास में दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हैं महिलाओं के जो बहुत ऊंचा गई। विज्ञान के क्षेत्र में ले लोगे तो मारी क्यूरी को ले लो, तुम राजनीति के क्षेत्र में अगर लेना चाहते हो तो पीछे रज़िया सुल्तान से लेके वर्तमान में इंदिरा गांधी तक कितने उदाहरण तुमको मिल जाएंगे। विदेशों में चले जाओगे तो वहाँ पे तुमको मार्गरेट थैचर बैठी हुई हैं, वो मिल जाएंगी, और अभी अगर वर्तमान में देखोगे तो वहाँ पे वो कमला हैरिस आ गई हैं। इनकी ओर आप क्यों नहीं देखेंगी? आप खेल के क्षेत्र में देखें तो अब तो कोई खेल ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं खेल रही हैं, और कई बार तो जो महिलाओं के मैच होते हैं वो ज़्यादा रोमांचक होते हैं पुरुषों के मैच से। तो आपने पीवी सिंधु का वो जो ओलंपिक्स में मैच हुआ था, वो हार गई थी उसको, लेकिन वो स्पेन की खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने खेला था। वो मैच मैंने पूरा लाइव देखा था पिछले ओलंपिक्स में। तो क्या मैच था वो। और बैडमिंटन के मैं और भी मैचेस देखता हूँ जहाँ पे जो मेडल मैचेस होते हैं, और वो ज़बरदस्त मैच था। वैसे ही क्रिकेट में ले लो, क्रिकेट को तो हाल तक पुरुषों का ही खेल माना जाता था। अब जो भारत में ही महिलाओं की क्रिकेट टीम है उसके मैचेस देखने लायक होते हैं। क्या छक्के मारती हैं वो। तो अगर आप महिलाओं के उदाहरणों से प्रेरणा लेना चाहती हैं तो अब तो सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। आपको लेखिका चाहिए, आपको लेखिका मिलेंगी। आपको गायिका चाहिए, गायिका मिलेंगी। कलाकार चाहिए, कलाकार मिलेंगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए। आपको जिस भी क्षेत्र में महिला को देखना है अग्रणी, वहाँ आपको एक नहीं 50 महिलाओं का उदाहरण मिल जाएगा। और उसके बाद भी कोई कहे कि हमको तो माना ही यही जाता है कि आपको घर में चूल्हा चौका ही करना है, तो फिर देखिए
आप गलत आवाज़ों को सुन रही हैं, आप गलत लोगों को सम्मान और महत्व दे रही हैं। जो सही उदाहरण है उनकी ओर देखिए ना। True. इसमें अच्छा जैसे कि एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वो ज़्यादातर उनके आसपास के करीबी लोगों के थ्रू ही होते हैं, या तो घरों में होते हैं या कोई ना कोई जानने वाला व्यक्ति ही होता है। तो एक चीज़ ये रहती है कि या तो अपने शरीर की ओनरशिप हमको दे दो, या फिर हम आपके शरीर पे ही अटैक कर देंगे। हाँ, वो तो वहाँ रेप्स होते हैं, ऑनर किलिंग होती है, एसिड अटैक्स होते हैं। तो देखो ना, आपने अभी जो समस्या का विवरण दिया उसी में समाधान भी है। आप कह रहे हो महिला पर 70% जो अत्याचार और अपराध होते हैं वो उसके नज़दीकी लोग ही करते हैं, परिवार के लोग, चाहे उसके प्रेमी लोग, यही लोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा होता है, ये डेटा मैं आपको बता दूं, और फिर कहूं कि तो अगर लड़की को अपने ऊपर अपराध रोकने हो तो उसे क्या करना चाहिए, तो क्या उत्तर आएगा? सीधे तर्क लगाइए। शरीर। अगर मैं कहूं कि आपके ऊपर अपराध होने की 70% संभावना आपके निकट के लोगों से है, तो आप अगर अपराध से बचना चाहती हैं तो आपको क्या करना होगा? बस यही बात है। आप अपने निकट के लोग वही रखिए ना जो तमीज़ के ढंग के हों। आपने गलत लोगों से घिरे रहने का निर्णय क्यों कर रखा है? अब यही गलत लोग हैं फिर जो आप पे 100 तरह के अत्याचार करते हैं। दहेज हत्याएं हो रही हैं प्रतिदिन, तो न जाने कितनी 20 तो दहेज हत्याएं हो रही हैं प्रतिदिन, और ये वो है सिर्फ जो हम जानते हैं, और भी और पता नहीं कितने तरह के अपराध हो रहे हैं। महिलाएं युद्धों में तो मरती नहीं, महिलाओं का ये तो होता नहीं कि वो वहाँ जा रही हैं और सीमा पे गोली खा रही हैं। तो महिलाओं की मौत सब कहाँ होती है? और प्राकृतिक तौर पे प्रकृति ने महिला को थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाया है, वो पुरुष से ज़्यादा जीती है, तो वो बीमारियों से भी कम मरती है ना। तो फिर वो युद्ध में मर रही है ना वो बीमारी में मर रही है, तो कहाँ मर रही है? वो सड़क पे भी कम मर रही है क्योंकि वाहन कम चलाती है, तो सड़क दुर्घटनाओं में भी उसकी इतनी नहीं मौत हो रही। वो घर के अंदर मर रही है, वो बहुत। और ये मैं नहीं आंकड़े बोल रहे हैं, ये बात जिनको इस बात पे बहुत अचरज हो रहा हो या क्रोध आ रहा हो वो आंकड़ों को देख लें। महिला घर के अंदर मर रही है, और घर के अंदर वो उन्हीं के द्वारा मारी जा रही है जिनको वो अपना कहती है, कई तरीकों से मारी जा रही है। तो फिर अगर वो बचना चाहती है तो वो गौर से देखे ना कि किसको अपना कहना और किसको अपना नहीं कहना है। आप जिसको अपना कह रहे हो वही आप पर अत्याचार कर रहा है, कभी हत्या कर रहा है, तो बेकार में क्यों बेवकूफ़ लोगों को अपना बोल देते हो? किसी से भी विवाह कर लेते हो, किसी को भी अपना प्रेमी घोषित कर देते हो, वही प्रेमी फिर तुम्हारी हत्या कर रहा है। तुम्हें कुछ भी अपनी सुध बुध नहीं है क्या? विवेक कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? इससे थोड़ा सा अलग बात है कि भारत में हमेशा से ही देवियों को पूजा गया है। देवियाँ तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही हैं, ठीक है, बहुत करेजियस ही उनको हमेशा दिखाया, बोल्ड दिखाया है ठीक रादर। है। लेकिन जो वर्च्यूज एक विमेन में जनरली प्रेस किए जाते हैं समाज में, वो ऐसे रहते हैं जो कि सबमिसिव हो, लड़की थोड़ी सुनती हो, ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव ना हो, या फिर शायद आपके घर में आए तो बाहर जॉब करना ज़्यादा पसंद ना करती हो, थोड़ी ट्रेडिशनल तरीके की हो। तो एक तरफ तो आप पूछते उन्हें हो जो कि उन सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरी तरफ आप अपने घर में जो चाहते हो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? आडंबर है बस, दोगलापन, और कुछ नहीं। दोमुही बात है कि आप जिन देवियों को पूज रहे हो उनके तो हाथ में आप बल भी दिखाते हो, ज्ञान भी दिखाते हो, शस्त्र भी दिखाते हो, शास्त्र भी दिखाते हो। भारत में जो देवी का सिद्धांत है, सब देवियां उसी एक आदि शक्ति का रूप है। तो 9 दुर्गा उदाहरण के लिए आती है, उसमें आप 9 देवियां लेते हो, वो जो 9 देवियां हैं वो वास्तव में एक ही शक्ति के 9 रूप होते हैं, और 9 ही रूप नहीं होते हैं। और आप दुर्गा सप्तशती के पास आप जाओगे अगर देवी महात्म्य, तो वहाँ आपको देवियों के कुछ नहीं तो 2 दर्जन नाम मिलेंगे, ठीक है। और वो सब की सब बड़ी सबल, सुदृढ़,
ज्ञानी शक्तियां हैं। तो एक और तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो घर की महिला है, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे चरणों में लौटे। वहाँ पे वो जो महिला है वो ऐसी है कि सब देवता आके उसकी स्तुति कर रहे हैं, और देवता कह रहे हैं कि देवी हमसे ये नहीं संभाले जा रहे, महिषासुर और शुंभ निशुंभ और इनकी सेना ये इतने नालायक है, हमसे नहीं संभाले जा रहे। तो जो काम हम पुरुष नहीं कर सकते देवी, आप वो काम करके दिखा दो ना। तो एक और तो आपको ये सिद्धांत दिया गया है कि महिला कि यहाँ तक पात्रता और शक्ति होती है कि जो पुरुष नहीं कर सकता वो महिला करेगी। और ये कोई गर्व रखने की बात नहीं हो रही है कि आप कहें कि हाँ एक काम तो है ही ना जो महिला करती है पुरुष नहीं करता, कि वो संतान पैदा करती है। नहीं, आपका जो शक्ति का सिद्धांत है उसमें जो देवियां हैं उनको ये जिम्मेदारी थोड़ी दी गई है कि आप संतान पैदा करिए। उनको जिम्मेदारी दी गई है दुनिया के सबसे ऊंचे काम करने की, अधर्म हटाना है। और जो 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 धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, हर तरीके से जगत में कल्याण का संचार करना है। ये जिम्मेदारी देवियों को दी गई है। और लेकिन जो घर की देवी है, देखो हम उससे क्या काम कराते हैं, कहते हैं कि वो तू घर में रहे और बिस्तर साफ कर दे और चाय बना दे और बर्तन और कपड़े धो दे, यही सब तू घर में कर दे, और फिर जब खाली टाइम मिले तो बैठ के महिलाओं वाले सब सीरियल देख ले दोपहर में और अपना दिमाग खराब कर। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो फिर बस पाखंड, हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं। इसमें चार्य जी जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की को अगर एक व्यक्ति की तरह देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि वो व्यक्ति बड़ा डरा हुआ है भीतर से। वो दिखने में बहुत डोमिनेंट दिखता है, वायलेंट भी दिखता है, अग्रेसिव दिखता है, लेकिन मूल में काफ़ी भीतर से डरा हुआ है। तो इसमें एक कोट है एक फ्रेंच दार्शनिक का, सिमोन डे beauvoir का, नो वन इज एरोगेंट टुवर्ड्स women, more aggressive or scornful than the man who is anxious about his virility. वो तो है ही है। देखो स्त्री की ओर जब आप इसी भाव से देखोगे कि ये मेरे सेक्सुअल कंजम्पशन की चीज़ है, क्योंकि उसको आप चेतना तो मान ही नहीं रहे ना। आप ये तो मान ही नहीं रहे कि मेरे सामने बैठ करके साहित्य की कोई बात कर सकती है, या ये ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना मुझसे कंधे से कंधा मिला के कर सकती है, ये तो आप मान ही नहीं रहे। घर में कहीं पे कोई महत्वपूर्ण बैठक चल रही होती है, उसमें सब दादा ताऊ चाचे बैठ गए होते हैं, और जो घर की महिला होती है उसका काम ये होता है बस वो जब बैठे हैं तो आगे उनको चाय सबको सर्व कर दे। घर में किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत चल रही है तो उसमें 5 मर्द 5 पुरुष बैठे होंगे और गोष्ठी कर रहे होंगे, और महिलाएं सब या तो पीछे से कहीं कमरों से सुन रही होंगी या कोई एक महिला बीच में आके पानी रख जाती होगी। उनका इतना ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि 5 पुरुष बैठे हैं तो 5 महिलाएं बैठी हैं और बिल्कुल बराबर की बातचीत हो रही है, सबसे राय ली जा रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो पुरुष ने महिला को ये माना ही नहीं है कि ये मेरे सामने बैठकर दर्शन की, ज्ञान की, विज्ञान की, साहित्य की, विश्व की चर्चा कर सकती है। ये मेरे सामने बैठने लायक नहीं है। क्यों मेरे सामने बैठने लायक नहीं है? क्योंकि मैंने इसको एक ही काम दिया है, तू मेरे सामने नहीं बैठेगी, तू मेरे बगल में लेटेगी। सामने क्या बिठाना है? जब बगल में लेटा करके ही मेरी सारी स्वार्थ पूर्ति हो जाती है तो सामने क्या बैठाऊं? और सामने बैठाऊंगा तो इसको पर और निकल आएंगे। जब पर निकल आएंगे तो फिर मैं जब बिस्तर पे लेटाना चाहूंगा अपने बगल में तो हो सकता है नानुकुर कर दे, हो सकता है फिर जो मेरी काम इच्छा है, जो मेरी शारीरिक इच्छा है उसकी पूर्ति से इनकार कर दे, या अपनी मर्जी बताने लगे कि नहीं नहीं आज नहीं मन कर रहा। तुझसे तेरी राय किसने पूछी? तेरा काम है कि जब पति आए तो तू पति के चरणों में अपना शरीर अर्पित कर दे। तेरा तो काम ये है। अब पति की देह को अपनी देह अर्पित करने का काम दिया गया है तो उसको सामने बैठा के कौन बात करेगा फिर? और बात कराओ तो खतरनाक हो जाती है। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग फेमिनिस्ट्स को या थोड़ी सुलझी हुई महिलाओं को या थोड़ी जागृत महिलाओं को पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं बहस बहुत करती हैं, जबान लड़ाती हैं, जो बोलो चुपचाप मानती नहीं है। बोलो कि लेट जा चुपचाप और कपड़े उतार तो सुनती नहीं है।
तो बड़े गुस्सा आती है, अरे ये कैसे, हमारी बात सुन। उल्टे सामने आकर के ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे हमारी बराबरी की हो, बहस कर रही है, ना जबान कैंची की तरह चलती है इस तरह। तुझे तो मौन होना चाहिए। तेरा सद्गुण तो यह है कि तू पति को परमेश्वर माने, और वो जैसा भी हो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, यही गाया कर दिन रात। तो ये बात समझने की। हालांकि ये बात पूरी तरह मूर्खता की है, और मैं ये भी कहूँगा कि इस बात ने पुरुषों का भी भरपूर नाश करा है। क्योंकि जब तुम घर में एक शिक्षाहीन, बोधहीन, बलहीन स्त्री तैयार कर लेते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर भी बोझ ही बनती है, और वो तुम्हारी भी जिंदगी खराब ही करके रख देती है। लेकिन पुरुष को ये बात समझ में नहीं आई। पुरुष को लगा है मेरी जिंदगी खराब हो तो हो, ये मेरे 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 मुट्ठी के नीचे रहनी चाहिए बस, भले ही फिर ये खुद भी मेरे लिए एक परेशानी का कारण बनती हो तो बने, लेकिन रखूंगा मैं इसको दबा के ही। तो ये सोच रही है मूर्खतापूर्ण सोच। जिनकी आपने बात करी वो बहुत प्रसिद्ध नारीवादी हैं फ्रांस की, सिमोन दी बेवुआर। और नारीवादी ही नहीं है कि बस नारीवादी से हमें सोचते हैं नारावादी, कि वो नारे लगाती होंगी इधर उधर, तो नारावादी हैं। वो दार्शनिक हैं, वो उच्च कोटि की अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। वो सार्त्र के बराबर के कद की दार्शनिक हैं वो, और सार्त्र के साथ वो जीवन भर रही, और दोनों ने आपसी सहमति से कहा था कि हम ये जो वंशवाद की आइडियोलॉजी है इसको मानते ही नहीं। ये जो बात होती है ना कि बच्चा पैदा करो, ये अपने आप में एक सिद्धांत है, ये आइडियोलॉजी है। हम सोचते हैं कि ये कोई प्राकृतिक अर्ज है, नहीं, ये प्राकृतिक अर्ज से ज्यादा एक सोशल आइडियोलॉजी है, वंशवाद। बोले हम वंशवाद नहीं मानते, हम नहीं मानते। दोनों ने उत्कृष्ट कोटि के काम करे अपने जीवन में। अभी की थी दोनों, अभी दोनों ही की मृत्यु अभी 40 साल पहले हुई है लगभग। तो दोनों ने अपनी ज़िंदगी में उत्कृष्ट काम करे, किताबें लिखी, दर्शन शास्त्र के पूरे विषय को ही दोनों ने आगे बढ़ाया। और सार्त्र तो मुझे मेरे कॉलेज के समय से प्रिय हैं, क्योंकि मैं उनके नाटक अभिनीत किया करता था। तो उनके जो एब्सर्डिस्ट थीम्स पर उनके नाटक होते थे तो मुझे पसंद आते थे, तो उनको लेके मैं फिर मंच पर उनमें निर्देशन भी करता था, अभिनय भी करता था।